हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी तक इस सीरीज़ में हमने 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 21st चैप्टर चल रहा है, जिसका आज हम इस वीडियो में थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा गया है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन होता है। भारत के जो लोकसभा में स्पीकर होता है या अध्यक्ष होता है वह कैसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए, मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन बी, चयनित किया जाता है। ऑप्शन सी, निर्वाचित किया जाता है। और ऑप्शन डी, नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे चयनित किया। क्वेश्चन नंबर 61 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 93 में ये प्रोविज़न है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनती है और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनती है, और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होता है, यानी कि दोनों की पोस्ट खाली होती है, तब लोकसभा अपने में से ही किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। और यहाँ पर आपको टिप्पणी में बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो चुनने का आशय होता है वो चयनित होता है। एक एक्ट है जिसे आप बेयर एक्ट कहते हैं। बेयर एक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजी भाषा में चूज शब्द दिया गया है, ना कि इलेक्ट दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक बेयर एक्ट है जिसमें इंग्लिश में चूज वर्ड लिखा गया है अध्यक्ष के लिए, उसमें इलेक्ट नहीं लिखा गया है। इसका ये मतलब होता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है वह इलेक्ट नहीं होता, चूज किया जाता है, वह चयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका निर्वाचन कैसे होता है या किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। और ऑप्शन डी, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। लोकसभा में सभी सदस्यों के द्वारा उनका स्पीकर चुना जाता है। लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सभी मेंबर अपनी मर्जी से जिस व्यक्ति को स्पीकर चूज करते हैं उन्हें स्पीकर बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो अपनी पोस्ट के लिए शपथ नहीं लेती है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, स्पीकर। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। और ऑप्शन ई, मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, स्पीकर। जो स्पीकर लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह अपने पद के लिए शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह लोकसभा में एक मंत्री के हैसियत से शपथ लेते हैं। स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वह पहले ही लोकसभा सदस्य सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जब लोकसभा का सदस्य वह चुना जाता है तो वह ऐसा मंत्री अपनी शपथ लेता है, ऐसा स्पीकर शपथ नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने क्वेश्चन नंबर 63 देखा था। इसमें भी यही पूछा है कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, स्पीकर। और ऑप्शन ई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, स्पीकर। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वह एज अ स्पीकर शपथ नहीं लेते, बल्कि वह एज अ मंत्री एक मिनिस्टर के हैसियत से शपथ लेते हैं, स्पीकर की हैसियत से शपथ नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 65। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। और ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। आर्टिकल 94 क्लोज 2 में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि
आर्टिकल 94 क्लोज 2 में बोला गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह उपाध्यक्ष को अपना रिजाइन लेटर देते हैं अपने साइन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष अपने त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं अपने साइन के साथ में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? यहाँ पर आपसे लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल की प्रोसीजर पूछी गई है। टाइप पूछा गया है कि किस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो प्रेजेंट सदस्य होते हैं, उनके 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। बी में क्या बोला गया है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं ऑल मेंबर्स के मेजॉरिटी से। ऑप्शन सी में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री रेकमेंड करते हैं और फिर राष्ट्रपति उन्हें हटा देते हैं। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि जो लोकसभा के ऑल मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य। यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो सिर्फ प्रेजेंट सदस्य, लेकिन ऑप्शन बी में बोला गया है कि सभी सदस्यों के बहुमत के संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं इनकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 94 क्लोज 3 में दिया गया है कि लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पहले पूर्व लिखित सूचना ना दे दी गई हो। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर लोकसभा के सभी सदस्य अपने बहुमत से ये बोलते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाना है, तो ये हटाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि लोकसभा के स्पीकर को 14 दिन पहले इस बात की जानकारी ना दी जाए। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले उन्हें किस तरह से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ऑप्शन सी यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें। और ऑप्शन डी यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, यानी कि लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं सभी ये प्रस्ताव पारित कर दे कि उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को उनका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी हटाया जा सकता है। और लोकसभा के हटाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है, लोकसभा के अध्यक्ष को जो हटाने की इन्फॉर्मेशन होती है वह 14 दिन पहले अध्यक्ष को देनी इम्पोर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 69 लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। यहाँ पर आपसे फिर से वही पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन बी सदन के 2/3 बहुमत से। ऑप्शन सी राष्ट्रपति के आदेश से। और ऑप्शन डी संसद के सामान्य बहुमत से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और लोकसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने से पहले 14 दिन पहले 14 डेज बिफोर उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि उनके अगेंस्ट में रिमूवल के लिए प्रोसीजर चलाई जा रही है।
क्वेश्चन नंबर 17, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। ऑप्शन ए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन बी, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। और ऑप्शन सी में बताया गया है कि यदि सामान्य अवधि से पहले सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ऑप्शन डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका ऑप्शन डी करेक्ट है लोकसभा के स्पीकर के बारे में। लोकसभा के स्पीकर अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, रिज़ाइन लेटर देना चाहते हैं, तो वह साइन करके उपाध्यक्ष को देते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य में से चुना जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच से अध्यक्ष को चुना जाता है, और साथ ही लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे हटा सकते हैं। जो लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को चुनते हैं वही सदस्य कुल सदस्य उन्हें हटा सकते हैं। आर्टिकल 94 क्लोज 2 के तहत जब वह अपना त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। साथ ही आर्टिकल 94 में द्वितीय प्रंतुक के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है, जब भी लोकसभा का विघटन होता है तो विघटन के बाद होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर किसी कंडीशन में लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता और उनमें से अध्यक्ष नहीं चुना जाता, तब तक जो पुराना अध्यक्ष होता है वह अपनी पोस्ट खाली नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 71, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आपको सही कथन बताना है। यहाँ पर आपसे फिर से लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट, जो ये 3 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही है। फर्स्ट, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सेकंड, यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 महीने के अंदर में सदन का सदस्य हो जाना पड़ता है। थर्ड में बोला गया है यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओनली 3 जो आपकी सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अगर उन्हें अपना रिज़ाइन लेटर देना होता है तो वह उपाध्यक्ष को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका कर्तव्य क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य वैसे तो मंत्रियों को शपथ दिलाना होता है। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन ए, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। जब स्पीकर एब्सेंट होता है तो उनकी एब्सेंट में जो सदन होते हैं उसकी कार्यवाही का संचालन करना, उनकी कार्यवाही को चलाना। ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन सी, स्थापन रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। और फोर्थ में दिया गया है केवल सदस्य के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, सदस्यों को शपथ दिलाना। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, उनकी ड्यूटी होती है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पहले सदन के सामान्य वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब लोकसभा का गठन होता है तो उस समय लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, जो एज में सबसे बड़े होते हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। और फिर ये प्रोटेम स्पीकर जो अन्य सदस्य होते हैं, जो अदर मेंबर होते हैं लोकसभा के, उन सबको
जो नवनिर्वाचित होते हैं यानी कि जो न्यू इलेक्ट हुए होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? जो नवनिर्वाचित न्यू इलेक्ट मेंबर्स होते हैं उन्हें शपथ दिलाना। क्वेश्चन नंबर 73, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं नॉर्मली किसे इलेक्ट करते हैं एज द प्रोटेम स्पीकर? ऑप्शन ए पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को, और ऑप्शन डी पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उस नई लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं यानी कि एज में जो सबसे बड़े होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर चूज़ किया जाता है, और फिर वह प्रोटेम स्पीकर जो न्यू इलेक्ट मेंबर्स होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, तो आपका आंसर है सबसे नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनमें से एक को प्रोटेम स्पीकर चूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? जब लोकसभा में किसी भी कार्य के लिए वोटिंग होती है तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वह कास्टिंग वोट का यूज़ कब करते हैं? ऑप्शन ए वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, ऑप्शन बी संविधान में संशोधन के मामले में, ऑप्शन सी आपातकाल के मामले में, और ऑप्शन डी जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाती है तब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जब लोकसभा में वोटिंग की जाती है और वोट्स में टाई हो जाती है, बराबर बराबर वोट होते हैं, तो तब लोकसभा के अध्यक्ष अपनी वोट का यूज़ करते हैं, अपनी कास्टिंग वोट का यूज़ करते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 100 क्लोज 1 में लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को कास्टिंग वोट का निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति आ जाती है। परंतु आर्टिकल 96 क्लोज 2 में उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है? आपके दो आर्टिकल हैं स्पीकर से रिलेटेड। आर्टिकल 100 एंड क्लोज 1 में बोला गया है कि जब लोकसभा में वोटिंग की जाती है, जो पक्ष के नेता होते हैं, जो विपक्ष के नेता होते हैं, दोनों वोट करते हैं, और इस वोटिंग में जब बराबर हो जाता है, टाई हो जाती है, तो लोकसभा के स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का यूज़ करते हैं। लेकिन आर्टिकल 96 क्लोज 2 में बोला गया है कि जब अध्यक्ष को हटाने की बारी आती है, अध्यक्ष को हटाते हैं, तब वह अपने वोट का यूज़ पहले ही कर देता है, टाई होने के टाइम पर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें बताया गया है कि जब वोट बराबर होती है तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह अपने कास्टिंग वोट का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 99, आर्टिकल 103, आर्टिकल 100 और आर्टिकल 102। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 100 क्लोज 1 में दिया गया है कि जब वोट बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में लोकसभा के अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पहली लोकसभा 1952 में बनी थी उस समय उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मावलंकर, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी बी.डी. जत्ती और ऑप्शन डी वी.वी. गिरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 1992 में जो पहली लोकसभा का गठन किया गया था उसके प्रथम अध्यक्ष मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 76 के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहली लोकसभा के गठन के बाद पहली लोकसभा की बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, और फिर 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था, और वह अपनी मृत्यु जो कि 27 फरवरी
1956 को इनकी मृत्यु हुई थी, तब तक ये अपने पद पर रहे थे। और इस लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे 1952 से 1956 तक की जो लोकसभा थी उसके जो उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयमन अयंगकर, इनको लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मावलंकर की मृत्यु के बाद में शेष कार्यकाल के लिए इन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। 8 मार्च 1956 को ये लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन है जैसा भी आपने ऊपर देखा। पहली लोकसभा 1952 में बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जीवी पंत और ऑप्शन डी सीडी देशमुख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। जीवी मावलंकर को पहली लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था और इनकी मृत्यु के बाद में एम अनंत शयमन शेष कार्यकाल के लिए लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आपको बताना है कि कौन से ऐसा पहला स्पीकर था लोकसभा का जिसके अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन ए BR जाखड़, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह और ऑप्शन डी KS हेगड़े। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जीवी मावलंकर के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य JB कृपलानी के साथ में विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 1952 से 1956 तक की पहली लोकसभा थी उसके पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और इन्हीं के अगेंस्ट में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जो JB कृपलानी के साथ में जो विपक्ष के सांसद थे उनके द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था, इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए जीवी मावलंकर अपनी मृत्यु तक लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर बने रहे थे। क्वेश्चन नंबर 79, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो लोकसभा की पहली फीमेल स्पीकर थी वह कौन है। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी ताशकेश्वरी सिन्हा और ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं थी। जब 15वीं लोकसभा बनी थी तो उनकी अध्यक्ष मीरा कुमार रही हैं, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि स्टार्टिंग से 15वीं लोकसभा तक कोई भी नहीं थी फीमेल स्पीकर, लेकिन जब 15वीं लोकसभा बनी थी तो उसकी अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमार थी और 2009 में इन्हें चुना गया था एज अ स्पीकर। और अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है इसके जो अध्यक्ष हैं वह है ओम बिड़ला हैं। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर आपको बताना है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए PM सदई, ऑप्शन बी श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन सी श्री GMC बालायोगी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको अब ये देखिए कि यहाँ पर 1990 का क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं। तो जो 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष थे वह PM सदई थे, लेकिन यहाँ पर आपसे वर्तमान पूछा गया है। तो जो अब 2021 में लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं वह कोई भी नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद है वह खाली पड़ा है, रिक्त है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह ओम बिड़ला हैं, जो कि जनता पार्टी से हैं। क्वेश्चन नंबर 81, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अध्यक्ष ही
लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन अगर किसी कारण उनका पद खाली है, वह प्रेजेंट नहीं है, तो उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। और जब वह लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं तो उन्हें कौन सा अधिकार मिल जाता है? ऑप्शन ए, लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन सी, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। और ऑप्शन डी, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अध्यक्ष को ये अधिकार होता है कि जब मत बराबर होते हैं तो वह अपनी कास्टिंग वोट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अध्यक्ष एब्सेंट है और लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष कर रहे हैं तो उन्हें ये राइट मिल जाता है ऑटोमेटिकली कि वह मत बराबरी यानी कि टाई की कंडीशन में कास्टिंग वोट कर सकते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यानी कि जब सदन की बैठक होती है और अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उस टाइम उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह प्रथमतः मत नहीं करता, यानी कि पहले वोट नहीं करता है, लेकिन जब टाई होती है, बराबर की दशा होती है, तो वह वोट कर सकते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि जब अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं होते तो उस कंडीशन में उपाध्यक्ष लोकसभा के जो विचार विमर्श में होता है उसके अंदर भाग नहीं ले सकते हैं। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जो पहली लोकसभा हुई थी उसमें पहले जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी, GMC बालायोगी। ऑप्शन सी, मनोहर जोशी। और ऑप्शन डी, PA संगमा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। PA संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे। PA संगमा 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने। तो पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? PA संगमा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है। जो लोकसभा का सचिवालय होता है वह डायरेक्ट वह किसके कंट्रोल में होता है? ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी, संसदीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के द्वारा। और ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का सचिवालय डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। जो लोकसभा के सचिवालय होता है वह अध्यक्ष के अंडर में निर्देश और नियंत्रण में होता है, उसके अंडर में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। क्वेश्चन नंबर 84, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? आपको ये बताना है कि जो लोकसभा का सचिवालय होता है वह डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होता है? ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय के। ऑप्शन बी, संसदीय कार्य मंत्रालय के। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के। और ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष से। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। लोकसभा के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है लोकसभा का सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 85, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन बताइए। 15वीं लोकसभा जब चुनी गई थी तो उसमें महिलाओं से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से सही कथन बताना है। फर्स्ट,
वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से भी कम थी। लोकसभा के जितने भी सदस्य थे उनमें 10% से भी कम महिला थी। सेकंड में बोला गया है कि अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। 15वीं लोकसभा में जो मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट थी वह INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। थर्ड में बोला गया है कि राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं और फोर्थ में अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। 15वीं लोकसभा में जो अधिकतम महिलाएं थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थी और 3 महिलाएं राजस्थान से निर्वाचित हुई थी और सबसे ज़्यादा महिलाएं जो आई थी वह उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई थी। तो यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वर्तमान में अब जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके बारे में दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। 2019 में 17वीं लोकसभा में जो कुल महिलाएं हैं उनकी भागीदारी 14% है और वर्तमान में लोकसभा में कुल 78 महिला सदस्य हैं, जिसमें से 6 जो कैंडिडेट हैं फीमेल वह INC कांग्रेस पार्टी से हैं और जनता पार्टी से 41 है और अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से है। उत्तर प्रदेश से भी 11 हैं और पश्चिम बंगाल से भी 11 फीमेल कैंडिडेट इलेक्ट हुई हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं और ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो पहली लोकसभा थी उसमें जो विपक्ष था उसमें सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी जो थी वह स्वतंत्र पार्टी थी। सेकंड बोला गया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होता है उसे सबसे पहले 1969 में मान्यता मिली थी। और थर्ड में बोला गया है लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम सदस्य 75 सदस्य न हों तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी में जो न्यूनतम सदस्य है वह 75 से कम हो तो उस दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही बताई गई हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें बोला गया है कि प्रथम लोकसभा के चुनाव में 489 सीट, जो प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 489 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC को 364 सीटें प्राप्त हुई थी और जीत हासिल की थी। यानी कि INC 364 सीटों से जीती थी। और सेकंड नंबर पर 16 सीटें मिली थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, CPI को। विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था जो ये CPI था, यह विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था और सबसे पहले 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई थी। इस रूप में INCO के राम सुभग सिंह को चुना गया था और लोकसभा के किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 10% सांसद होने आवश्यक होते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर लोकसभा के किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाता है तो उस दल के जो कुल सदस्य होते हैं उसका 10% सांसद होना आवश्यक होता है, कि उस दल के कम से कम 10% लोग सांसद हो। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।